नमस्कार दोस्तों, राजस्थान की आज की पहली और बड़ी खबर। जयपुर आएंगे अमित शाह, सहकार सम्मेलन का करेंगे उद्घाटन। वहीं पदाधिकारियों के साथ सरकार और संगठन के मुद्दों पर भी चर्चा कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, अभी जो एक बड़ी अपडेट आई है उसके अनुसार केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह का जयपुर दौरा तय हो गया है। 17 जुलाई को वो जयपुर आएंगे और वे जयपुर में सहकार सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। बता दें कि संयुक्त राष्ट्र महासभा ने साल 2025 को अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष घोषित किया है। केंद्र ने राज्यों को सहकारिता में 54 टास्क दिए हैं। इसी के तहत प्रदेश में सहकार सम्मेलन आयोजित हो रहा है। अमित शाह बतौर सहकारिता मंत्री सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। इसे लेकर दिल्ली में 29 मई को सीएम भजनलाल शर्मा ने अमित शाह से मुलाकात करके उन्हें सहकार सम्मेलन में आमंत्रित किया था। साथ ही प्रदेश में पैक्स के कंप्यूटराइजेशन, महारो खातों, महारो बैंक, गोपाल क्रेडिट कार्ड योजना और सहकार से समृद्धि अभियान से जुड़े विषयों की जानकारी दी थी। राज्य में जयपुर सहित कई जिलों में भूकंप के झटके करीब 10 सेकंड तक महसूस हुए। रिएक्टर स्केल पर तीव्रता 4.4 रही। देखिए, राज्य में बीते दिन सुबह भूकंप के झटके महसूस किए गए। सुबह करीब 9:04 पर जयपुर, सीकर, झुंझुनू सहित एनसीआर के कई एरिया में 10 सेकंड तक धरती हिली। हालांकि भूकंप का केंद्र हरियाणा के झज्जर में था। मौसम केंद्र के मुताबिक भूकंप की तीव्रता रिएक्टर स्केल पर 4.4 की रही। केंद्र जमीन से 10 किलोमीटर अंदर था। हालांकि तीव्रता कम होने के कारण नुकसान की आशंका काफी कम है। इसी साल फरवरी में राजस्थान के अलग अलग इलाकों में भूकंप आया था। हालांकि इसकी तीव्रता भी काफी कम थी। वहीं दोस्तों, जो ये भूकंप होते हैं वो भी कई तरह से आता है। इसे फोल्ट लाइन भी कहते हैं। ये 3 तरह की होती है। भूकंप 3 तरह के होते हैं। एक होता है रिवर्स फोल्ट, जो भूकंप के दौरान जमीन का एक हिस्सा ऊपर की तरफ उठ जाता है। दूसरा होता है नॉर्मल फोल्ट। इस फोल्ट में जमीन का एक हिस्सा नीचे की तरफ जाता है। और एक होता है स्ट्राइक स्लिप फोल्ट। ये टेक्टोनिक प्लेट में जो घर्षण होता है उसकी वजह से जमीन का एक हिस्सा आगे या पीछे की तरफ खिसकता है। वहीं दोस्तों, भूकंप की तीव्रता से ही इस बात का अंदाजा लगाया जा सकता है कि भूकंप कितना खतरनाक है। मान लीजिए भूकंप की तीव्रता 0 से लेकर 1.9 की है तो सिर्फ सिस्मोग्राफ से ही इसका पता चल सकेगा। उसके अलावा इसका पता भी नहीं चलेगा कि भूकंप आया है। 2 से 2.9 की तीव्रता है तो हल्की कंपन महसूस होगी। 3 से 3.9 की तीव्रता है तो कोई ट्रक आपके नजदीक से गुजर जाए ऐसा असर होगा। 4 से 4.9 की तीव्रता होगी तो खिड़कियां टूट सकती है, दीवारों पर टंगी फ्रेम गिर सकती है। अभी जो राजस्थान और हरियाणा एनसीआर के क्षेत्रों में जो भूकंप आया था वो यही 4 की स्केल का भूकंप था। इसके अलावा 5 से 5.9 की तीव्रता फर्नीचर जैसा भारी सामान तक हिल सकता है। अगर 6 से 6.9 की तीव्रता है तो इमारतों की नींव दरक सकती है, ऊपरी मंजिलों को नुकसान हो सकता है। इसके अलावा 7 से 7.9 की तीव्रता इमारतें गिर जाती है, जमीन के अंदर पाइप फट जाते। 8 से 8.9 की तीव्रता इमारतों सहित बड़े पुल भी गिरा सकती है। वहीं 9 या इससे ज्यादा की तीव्रता तो पूरी भयानक तबाही। कोई मैदान में खड़ा हो तो उसे धरती लहराते हुए दिखेगी। समंदर नजदीक हो तो सुनामी का खतरा हो सकता है। यानी दोस्तों, आप ये मान लीजिए 4 की तीव्रता से ऊपर जितने भी भूकंप आएंगे वो सारे खतरनाक होते जाएंगे। फाइटर पायलट ने शहीद होकर 1200 परिवारों को बचाया। प्रत्यक्षदर्शी बोले, हवा में लहराकर गिरा फाइटर जेट, विस्फोटक जैसा धमाका हुआ, टुकड़ों में बिखरे सब। देखिए, राज्य के चूरू में अभी 9 जुलाई को भारतीय वायु सेना का जैगुआर फाइटर जेट क्रैश हो गया। हादसे में 2 पायलट शहीद हो गए। शहीद स्क्वाड्रन लीडर लोकेंद्र सिंह सिंधु, जिनकी उम्र 44 साल की थी, जो कि हरियाणा के रोहतक के रहने वाले थे, और फ्लाइट लेफ्टिनेंट ऋषि राज, जिनकी उम्र 23 साल की थी, जो कि राज्य के पाले जिले के सुमेरपुर स्थित खिवांदी गांव के रहने वाले थे। इन्हीं दोनों पायलटों को लेकर भानुदा गांव के ग्रामीणों का कहना है कि इन दोनों पायलटों ने शहीद होकर हमारे गांव के 1200 परिवारों को बचा लिया। दोनों ने आखिरी समय तक अपना फर्ज याद रखा। वहीं भानुदा गांव के मौजूदा ग्रामीणों ने बुधवार को फाइटर जेट को मलबे में तब्दील होते और दोनों पायलट को दर्जनों टुकड़ों में बंटते भी देखा था। हादसा 9 जुलाई दिन बुधवार दोपहर 12:40 पर भानुदा गाँव से 2 किलोमीटर दूर सुनसान इलाके में हुआ था। प्लेन क्रैश होने से पहले सबसे पहले मौके पर पहुंचने वाले मनोज प्रजापत बताते हैं, जब हादसा हुआ मैं गांव में ही था। मैंने देखा एक प्लेन हवा में दाएं बाएं हो रहा है। हवा में लहराते हुए प्लेन अचानक पेड़ से टकराया। टक्कर के बाद प्लेन 100 मीटर से ज्यादा घिसटता रहा। उसमें आग लग गई। प्लेन के गिरने का धमाका इतना तेज था कि लगा कोई विस्फोट हुआ हो। गाँव में हल्ला मच गया। लोग हादसे वाली जगह पहुंचे, पुलिस और प्रशासन को सूचना दी। अभी आप अपनी स्क्रीन पर उस प्लेन क्रैश हादसे की कुछ तस्वीरें देख सकते हैं। ये तस्वीरें इतनी भयानक है कि जिसे देखकर हर किसी की रूह कांप गई।
डोटासरा बोले, यहाँ मोदी नहीं पढ़ाया जाएगा। शिक्षा मंत्री बच्चों पर आरएसएस की विचारधारा थोप रही, इनका आजादी में कोई योगदान नहीं है। देखिए, पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने शिक्षा मंत्री मदन दिलावर पर तंज कसते हुए कहा कि किताबों में आजादी के बाद का स्वर्णिम भारत का इतिहास 11वीं और 12वीं के बच्चों को पढ़ाया जा रहा है। राजस्थान की वीर सेनानी, गौरव सेनानियों की वीर गाथा यहाँ का इतिहास है। वो 6ठी, 7वीं, 8वीं में लागू किया था। पाठ्यक्रम बनाने की समिति होती है और समिति सरकार द्वारा गठित की जाती है। समिति जो अभिशंसा करती है उसे पुस्तकों का लेखन करवाया जाता है। मैं समझता हूँ कि वो बिल्कुल सही तरीके से करवाया गया और बच्चों को आजादी के बाद में किस तरीके से आज तक के भारत का निर्माण कैसे हुआ, क्या क्या संसाधन, किस किस का क्या क्या योगदान रहा, वो सारी चीजें पढ़ाई जा रही। चाहे वो अटल बिहारी वाजपेयी, मोरारी जी देसाई, मनमोहन सिंह, जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी या फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का योगदान ही क्यों न हो, सबका दिखाया गया है। लेकिन बीजेपी के तो केवल आरएसएस की विचारधारा बच्चों में थोपने का काम करना है। इस चीज के अलावा इनका नए भारत या स्वर्णिम भारत से कोई लेना देना ही नहीं है और न ही इनका कोई आजादी में योगदान रहा। इसलिए ये क्या किताबें लिखाएंगे और क्या करेंगे। हाईकोर्ट बोला, एसआई भर्ती में सरकार ने ठोस फैसला नहीं लिया। सरकार ने कहा, वर्तमान स्थिति में ये बेहतर निर्णय, भविष्य में क्या होगा पता नहीं। देखिए, एसआई भर्ती 2021 मामले में हाई कोर्ट में सुनवाई जारी रही। जस्टिस समीर जैन की अदालत ने मौखिक टिप्पणी करते हुए कहा कि भर्ती को लेकर सरकार ने कोई ठोस फैसला नहीं लिया। हमने सरकार को अपना ठोस पक्ष रखने के लिए कहा था, लेकिन सरकार कह रही है कि हम फिलहाल भर्ती को रद्द नहीं कर रहे। इस पर सरकार की ओर से महाधिवक्ता राजेंद्र प्रसाद ने कहा कि वर्तमान स्थिति में ये बेहतर फैसला है, भविष्य में क्या होगा, एसओजी की अग्रिम जांच में किस तरह की स्थिति बनती है, इस बारे में अभी कुछ नहीं कहा जा सकता। लेकिन आज की परिस्थिति में भर्ती को रद्द नहीं कर सकते। आपका दोस्तों सरकार के इस जवाब पर क्या कहना है, आपकी इस पर क्या राय, अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। केंद्रीय स्कॉलरशिप के लिए मांगे आवेदन, 31 अक्टूबर लास्ट डेट। राजस्थान बोर्ड की टॉप 20 परसेंटाइल लिस्ट में शामिल स्टूडेंट्स ही योग्य। देखिए, भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय, उच्च शिक्षा विभाग, नई दिल्ली की केंद्रीय छात्रवृत्ति योजना 2025 के लिए ऑनलाइन आवेदन पत्र मांगे गए। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के ऐसे परीक्षार्थी जो टॉप 20 परसेंटाइल की सूची में आते हैं, वे 31 अक्टूबर 2025 की रात 12 बजे तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। बोर्ड सचिव कैलाश चंद्र शर्मा ने बताया कि प्रत्येक वर्ग में दिव्यांगों का 5% आरक्षण है। राजस्थान बोर्ड द्वारा घोषित परिणाम उच्च माध्यमिक परीक्षा 2025 उत्तीर्ण कर कॉलेज और विश्वविद्यालय में नियमित पढ़ाई कर रहे विद्यार्थी ही आवेदन के लिए पात्र होंगे। विद्यार्थियों को शिक्षा मंत्रालय, नई दिल्ली के नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल के लिंक www.scholarships.gov.in पर छात्रवृत्ति के लिए ऑनलाइन आवेदन करना होगा। मैं दोस्तों यहाँ पर ध्यान रखिएगा, अगर आपने छात्रवृत्ति के लिए आवेदन किया है तो इसका मतलब ये नहीं कि आपको छात्रवृत्ति यानी स्कॉलरशिप मिल ही जाएगी, आपका उसके लिए सिलेक्शन हो गया है। छात्रवृत्ति यानी स्कॉलरशिप के लिए विद्यार्थियों का सिलेक्शन भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय के निर्धारित मापदंड के अनुसार होगा। आपको अप्लाई करना है, अगर आपकी प्रोफाइल क्राइटेरिया मैच खा गई तो आपको स्कॉलरशिप मिल जाएगी। शशि थरूर ने इमरजेंसी को काला अध्याय बताया, कहा इससे सबक लेना जरूरी है। नसबंदी अभियान मनमाना और क्रूर फैसला था। देखिए, कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने एक आर्टिकल में लिखा कि इमरजेंसी को सिर्फ भारतीय इतिहास के काले अध्याय के रूप में याद नहीं किया जाना चाहिए, बल्कि इससे सबक लेना जरूरी है। उन्होंने नसबंदी अभियान को मनमाना और क्रूर फैसला बताया। थरूर ने मलयालम भाषा के अखबार दीपिका में प्रकाशित आर्टिकल लिखा है। ये आर्टिकल अभी बीते दिनों प्रकाशित हुआ। उन्होंने लिखा, अनुशासन और व्यवस्था के लिए उठाए गए कदम कई बार ऐसी क्रूरता में बदल जाते हैं जिन्हें किसी तरह उचित नहीं कहा जा सकता। 50 साल पहले 25 जून 1975 को तब की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने देश में इमरजेंसी लगाई थी। 21 मार्च 1977 तक लागू रही थी। इस दौरान केंद्र सरकार ने कई सख्त फैसले लिए थे। शशि थरूर ने अपने आर्टिकल में लिखा, लोकतंत्र को हल्के में नहीं लेना चाहिए। ये एक बहुमूल्य विरासत है जिसे लगातार सुरक्षित करना जरूरी है। सत्ता को सेंट्रलाइज करने, असहमति को दबाने और संविधान को दरकिनार करने का असंतोष कई रूप में फिर सामने आ सकता है। इसके अलावा उन्होंने कहा कि इंदिरा गांधी के बेटे संजय गांधी का जबरन नसबंदी अभियान चलाने का फैसला क्रूरता को उदाहरण बन गया। गरीब ग्रामीण इलाकों में टारगेट पूरा करने के लिए हिंसा और दबाव का सहारा लिया गया। नई दिल्ली जैसे शहरों में बेरहमी से झुग्गियां तोड़ी गई, हजारों लोग बेघर हो गए, उनकी ओर कोई ध्यान नहीं दिया गया। इसके अलावा इधर दी हिंदू के एक आर्टिकल के अनुसार थरूर का कांग्रेस पार्टी को नाराज करने और उसकी लीडरशिप के साथ उनके संबंधों में बढ़ती दरार के रूप में देखा गया है। हालांकि कांग्रेस ने थरूर के बयान से एक कहकर किनारा कर लिया, ये उनकी निजी राय हो सकती है, पूरी पार्टी की नहीं।
पोस्ट ऑफिस टाइम डिपॉजिट अकाउंट में मिल रहा है 7.5% का ब्याज। 1 से 5 साल तक के लिए कर सकते हैं निवेश। बताएंगे दोस्तों आपको इससे जुड़ी खास बातें। देखिए, सरकार ने जुलाई से सितंबर के लिए स्मॉल सेविंग स्कीम्स की ब्याज दरों में बदलाव नहीं किया, यानी आपको पहले जितना ही ब्याज मिलता रहेगा। अगर आप इन दिनों फिक्स्ड डिपॉजिट करने का प्लान बना रहे हैं तो इससे पहले पोस्ट ऑफिस की नेशनल सेविंग्स टाइम डिपॉजिट अकाउंट के बारे में आपको बता देता। तो देखिए दोस्तों, नेशनल सेविंग्स टाइम डिपॉजिट अकाउंट में मिनिमम 1000 रुपए निवेश करने होते हैं और एक तरह की FD ही है। इसमें एक तय अवधि के लिए निवेश करके आप निश्चित रिटर्न पा सकते हैं। टाइम डिपॉजिट अकाउंट में 1 से 5 साल तक की अवधि के लिए 6.9 से लेकर 7.5% तक ब्याज दर की पेशकश की गई है। इसमें 1000 रुपए का मिनिमम निवेश करना होता है, वहीं अधिकतम निवेश की कोई सीमा नहीं है। अगर आप इसमें 1 साल के लिए निवेश करते हैं तो आपको 6.90% का ब्याज मिलेगा, 2 साल के लिए 7% का, 3 साल के लिए 7.10 और अगर 5 साल के लिए निवेश करते हैं तो 7.50% का ब्याज मिलेगा। और दोस्तों 5 साल के लिए अगर आप निवेश करते हैं तो एक खास बात और है, आपको टैक्स छूट का फायदा मिलता है। टैक्स डिपॉजिट स्कीम में 5 साल के लिए निवेश करने पर इनकम टैक्स एक्ट 1961 के सेक्शन 80C के तहत टैक्स छूट का फायदा आपको मिलेगा। फिल्म उदयपुर फाइल्स की रिलीज पर लगी रोक, दिल्ली हाई कोर्ट का बड़ा फैसला, जाने क्या दिया विकल्प। देखिए, फिल्म उदयपुर फाइल्स को लेकर एक बड़ा अपडेट सामने आया है। उदयपुर फाइल्स फिल्म 11 जुलाई को रिलीज होने वाली थी, लेकिन अब इस फिल्म के रिलीज पर फिलहाल रोक लगा दी गई है। उदयपुर फाइल्स के चर्चित हत्याकांड पर बनी फिल्म उदयपुर फाइल्स के ट्रेलर रिलीज होने के बाद से विवादों में घिरी है। हाल ही में इसके रिलीज पर रोक को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई थी। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने इसे अपने अधिकार से बाहर बताते हुए खारिज कर दिया था। वहीं मामला दिल्ली हाई कोर्ट में जाने के बाद 10 जुलाई यानी बीते दिन सुनवाई के बाद फिल्म की रिलीज पर रोक लगा दी गई है। दिल्ली हाई कोर्ट ने फिल्म के एक टीजर को बिना सेंसर बोर्ड की अनुमति के जारी करने को गंभीरता से लेते हुए कहा कि निर्माता ने स्वयं स्वीकार किया है कि जो टीजर सोशल मीडिया पर अपलोड किया गया था उसमें फिल्म के ऐसे दृश्य भी शामिल थे जिन्हें हटाने का आदेश दिया गया था। सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना को लेकर आई बड़ी अपडेट, 15 जुलाई तक करवा ले दोस्तों ये काम, नहीं तो बंद हो जाएगी आपकी पेंशन। देखिए, सामाजिक सुरक्षा पेंशन का लाभ ले रहे लाभार्थियों को आगामी 15 जुलाई 2025 तक भौतिक सत्यापन करवाना अनिवार्य होगा। 15 जुलाई तक भौतिक सत्यापन न करवाने वाले पेंशनर्स को आगामी महीने से सामाजिक सुरक्षा पेंशन से वंचित होना पड़ सकता है। पेंशनधारी किसी भी मित्र की उसिक पर जाकर बायोमेट्रिक डिवाइस का उपयोग करके भी अपना सत्यापन करवा सकते हैं, फिर सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग द्वारा जारी मोबाइल ऐप के माध्यम से भी सत्यापन किया जा सकता है। इतने नहीं, संबंधित स्वीकृतिकर्ता अधिकारी लाभार्थी के आधार कार्ड से जुड़े मोबाइल पर OTP भेजकर भी सत्यापन कर सकते हैं। ये सत्यापन सामाजिक सुरक्षा पेंशन के लाभार्थियों के लिए अनिवार्य है और 15 जुलाई तक आप इसे करवा लें, अन्यथा आपकी पेंशन बंद हो जाएगी। हो जाइए सावधान, साइबर ठगों का नया पैंतरा, ATM में फंसाकर बदल देते हैं कार्ड, खाते से उड़ाते हैं रकम। देखिए, राजस्थान पुलिस की साइबर क्राइम शाखा ने आमजन को साइबर अपराधियों की नई तकनीकों से सावधान रहने की सलाह दी है। हाल ही में राज्य सरकार के विभिन्न हिस्सों में ATM कार्ड बदलकर की जा रही ठगी के मामले में बढ़ोतरी देखी गई। संबंध में साइबर क्राइम शाखा ने एक चेतावनी जारी करते हुए बताया कि अपराधी अब ATM बूथ पर सक्रिय होकर सीधे लोगों को निशाना बना रहे हैं। साइबर अपराधी बड़े शातिर तरीके से पहले लोगों की नजर में मददगार बनते हैं और फिर उन्हें धोखा देते हैं। जब कोई व्यक्ति ATM से नकदी निकालने आता है और किसी कारणवश वो मशीन को ठीक से ऑपरेट नहीं कर पाता तो ये अपराधी मौका देखकर उसकी मदद का बहाना बनाते। मदद के नाम पर वे ग्राहक का पिन कोड जान लेते हैं और बातचीत के दौरान चालाकी से उसका ATM कार्ड बदल देते हैं। शुरुआत में वे ग्राहक को नकदी निकाल कर दे देते हैं ताकि उस पर किसी प्रकार का शक न हो, लेकिन बाद में उस बदले हुए कार्ड का इस्तेमाल कर बड़ी रकम निकाल ली जाती है। पीड़ित को इसकी जानकारी तब होती है जब मोबाइल पर पैसे निकलने का संदेश आता है और तब तक अपराधी भाग चुके होते हैं। इसलिए आपको एक सलाह दूंगा, अपना ATM और पिन कोड किसी को भी न दे और न ही बताएं। राजकोप सिटीजन ऐप के माध्यम से थाने में जाए बिना दर्ज करे अपनी शिकायत, तुरंत मिलेगी प्रतिक्रिया। देखिए, आमजन की सुविधा और पुलिस सेवाओं की पारदर्शिता बढ़ाने के उद्देश्य से राजस्थान पुलिस ने एक नई डिजिटल पहल शुरू की। अब नागरिकों को अपनी शिकायत दर्ज करवाने के लिए थानों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। राजकोप सिटीजन ऐप के माध्यम से लोग सीधे अपने मोबाइल से शिकायत दर्ज कर सकेंगे। राजस्थान पुलिस द्वारा लॉन्च की गई ये सुविधा जनता और पुलिस के बीच संवाद को आसान और भरोसेमंद बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम है। ये ऐप आम नागरिकों को न सिर्फ शिकायत दर्ज करने की
सुविधा देती है बल्कि शिकायत की गोपनीयता, पारदर्शिता और ट्रैकिंग जैसी सुविधाएं भी प्रदान करती है। इस ऐप से आम नागरिकों को कई तरह की सुविधाएं मिलती है, जैसे मोबाइल से कहीं से भी शिकायत दर्ज करवाई जा सकती है। थाने में जाने की कोई आवश्यकता नहीं। शिकायत पूरी तरह गोपनीय और पारदर्शी है। यूजर अपनी शिकायत की स्थिति को कभी भी ट्रैक कर सकते हैं। समयबद्ध समाधान और तेज रिस्पॉन्स प्रक्रिया इस ऐप के द्वारा सुनिश्चित की गई है। राज्य के 14 जिलों के बिजली उपभोक्ताओं के लिए अच्छी योजना पर जनता को कैसे मिलेगी राहत, ये है बड़ी परेशानी। देखिए, जयपुर समेत प्रदेश के 14 जिलों में बिजली के फॉल्ट, ट्रिपिंग और अन्य तकनीकी समस्या दूर करने के लिए पहली बार लो टेंशन के साथ हाई टेंशन बिजली तंत्र को सुधारने का जिम्मा एक ही टीम को दिया गया। परेशानी ये है कि न तो FRT यानी फॉल्ट रेक्टिफिकेशन टीम के लिए अतिरिक्त वाहन बढ़ाए गए और न ही अपेक्षित तकनीकी कर्मचारी। करीब 487 करोड़ रुपए में अनुबंध पर दिए गए काम में HT लाइन फॉल्ट के अतिरिक्त काम के लिए टीम में केवल एक कर्मचारी बढ़ाया गया है। इससे लोगों को तत्काल राहत देने का जयपुर डिस्कॉम प्रबंधन का मकसद पूरा नहीं हो पाएगा। फील्ड इंजीनियर सीधे तो प्रबंध को कुछ नहीं कह पा रहे हैं, लेकिन उच्च अधिकारियों तक परेशानी की जानकारी पहुंचा दी है। राजस्थान के बड़े नेताओं से होगी बीजेपी की नई टीम पर चर्चा, फिर दिल्ली जाएगी सूची। देखिए, प्रदेश भाजपा की नई टीम को लेकर प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ कई दिनों से विचार विमर्श कर रहे हैं। नई टीम जल्दी ही घोषित होने की चर्चा भी लंबे समय से हो रही है, लेकिन सूत्रों के अनुसार पार्टी आलाकमान ने प्रदेश टीम की घोषणा से पहले प्रदेश के कई बड़े नेताओं से नामों पर चर्चा करने के निर्देश दिए। पार्टी से जुड़े उच्च पदस्थ सूत्रों के अनुसार प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने दिल्ली से मिले निर्देश के बाद मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और केंद्रीय वन और पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव से तो नई टीम को लेकर चर्चा कर ली है। नई टीम को लेकर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, केंद्रीय पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत, पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे से भी चर्चा होनी है। टीम को लेकर RSS के प्रमुख पदाधिकारियों से भी चर्चा होगी। इसके बाद नई टीम को लेकर जो नाम तय होंगे उन पर पार्टी आलाकमान प्रदेश अध्यक्ष के साथ चर्चा करेगा। संभावित नामों में से अंतिम सूची बनाई जाएगी। इसके बाद ही नई सूची जारी होगी। स्कूली पाठ्यक्रम पर पुनिया बोले, एक परिवार का गुणगान किया गया, लिखने और बांटने वाले भी वही थे, शिक्षा मंत्री योग्य है, वही निर्णय लेंगे। देखिए, बीजेपी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सतीश पुनिया ने स्कूली किताबों में पाठ्यक्रम को लेकर चल रहे विवाद पर कांग्रेस को घेरा है। उन्होंने जोधपुर में मीडिया से बातचीत में कहा कि पाठ्यक्रम में एक व्यक्ति, परिवार और पार्टी का गुणगान किया गया, क्योंकि लिखने वाले, लिखवाने वाले और बांटने वाले वही थे। पुनिया ने कहा, इस देश में ये संकट बहुत अच्छे से रहा है। हालांकि शिक्षा मंत्री खुद योग्य है और वो खुद इसके बारे में निर्णय लेंगे। शिक्षा मंत्री इस बात से खुद भी वाकिफ है कि इतिहास से लेकर पाठ्यक्रमों तक निरपेक्ष रूप से न तो लिखा गया और न ही पढ़ने की कोशिश की गई है। एक गरीब किसान के खाते से 143 करोड़ का लेन देन, पैन कार्ड और फोटो लेकर मुंबई में कंपनी खोली, GST का नोटिस आया तब पता चला। देखिए, अजमेर में 2 किसानों और एक मजदूर के डॉक्यूमेंट धोखाधड़ी से लेकर बैंक खाते खुलवाए। फिर आरोपियों ने उन खातों से 145 करोड़ 16 लाख रुपए का लेन देन कर दिया। पीड़ितों को इसका तब पता चला जब उनके घर GST विभाग की ओर से नोटिस आया। इनमें 143 करोड़ का लेन देन तो सिर्फ एक किसान के खाते से किया गया। इस किसान के पैन कार्ड का दुरुपयोग किया। किसान के अनुसार वो कभी मुंबई नहीं गया, लेकिन उसके नाम से वहाँ फर्जी कारोबार किया गया। GST विभाग दिल्ली से नोटिस मिलने पर उसे फर्जीवाड़े का पता चला। पंचायत भवन पर ताला, सरपंच पति टावर पर चढ़े, पत्नी को पदभार ग्रहण कराने की बात पर अड़े, कहा नीचे नहीं आऊंगा। देखिए, भिलवाड़ा जिले की पंडेर पंचायत का सरपंच पति मुकेश जाट है। अभी बीते दिन दोपहर करीब 2 बजे मोबाइल टावर पर चढ़ गया। वो सरपंच पत्नी के पदभार ग्रहण न होने से नाराज है। उसने मांग की है कि सरपंच पत्नी को पदभार ग्रहण करवाया जाए और पंचायत भवन पर ताला लगाने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। अहमदाबाद प्लेन क्रैश, 2 दिन बाद जांच रिपोर्ट सार्वजनिक होगी। 30 दिनों के भीतर रिपोर्ट देने का नियम। 12 जून को हादसे में 270 की जान गई थी। देखिए, अहमदाबाद प्लेन क्रैश की जांच रिपोर्ट अभी 1-2 दिन में सार्वजनिक कर दी जाएगी। मामले की जांच एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो कर रही है। नियमों के मुताबिक हादसे के 30 दिनों के भीतर रिपोर्ट अपलोड करनी होती है। अभी 1 दिन पहले ही AAIB ने प्राइमरी जांच रिपोर्ट केंद्र सरकार को सौंपी है। ये रिपोर्ट शुरुआती जांच में मिले सबूत और तकनीकी विश्लेषण के आधार पर तैयार की गई है। हालांकि सूत्रों ने किसी भी तरह की प्राइमरी रिपोर्ट सौंपे जाने से इनकार किया है। एक बार फिर हाईवे पर पलटा, केमिकल से भरा टैंकर, उठी आग की लपटे, 500 मीटर का इलाका करवाया खाली। देखिए, राज्य के कोटपुतली जिले के पनियाला मोड़ के पास अंबाला हाईवे पर एक बड़ा हादसा हो गया। हाईवे पर केमिकल से भरा एक टैंकर अनियंत्रित होकर पलट गया। टैंकर के पलटने से केमिकल रिसाव शुरू हुआ, जिसके बाद उसमें आग लग गई। इस घटना से आसपास के इलाके में दहशत फैल गई और अफरा तफरी का माहौल बन गया। हादसे की सूचना मिलते ही पनियाला थाना पुलिस और दमकल विभाग की टीमें मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाने की कोशिश की। सुरक्षा के लिहाज से 500 मीटर के दायरे में आने वाले इलाके को तुरंत खाली करवाया गया और आसपास की दुकानों को बंद करवाया गया।